Hello dear students. Today in EVS class we'll begin with the chapter number 10, The Advent of the British Raj. In this lesson we'll study that how Britisher they came to India and how they took the political control. At the beginning of the 16th century, the first colony of the Portuguese was established in Goa. The Portuguese came to India as spice traders and later also dealt in silk and gold. 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जो पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज़ थे, उन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनीज़ बनाई। वो गोवा में आए और वो शुरू में आए थे स्पाइस ट्रेडिंग के लिए, यानी कि मसालों के व्यापार के लिए, और बाद में उन्होंने सिल्क और गोल्ड का भी व्यापार किया। By the 17th century, the Portuguese had been followed by French, Dutch and British. These travelers came to India as traders or missionaries and stayed on. 17वीं शताब्दी के अंत तक पोर्चुगीज़ के बाद फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स भी आए और ये सभी व्यापार के मकसद से ही आए थे कि हमें व्यापार करना है, या फिर मिशनरीज़ के रूप में आए थे। मिशनरीज़ वो लोग होते हैं, एक हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जो कि धर्म का प्रचार करते हैं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी। सो ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। By the time the Dutch set foot on Indian soil, the Portuguese had already established their trade center in cities such as Calicut, which is known as Kozhikode now, and Cochin, which is known as Kochi. जब डच लोग जो थे उन्होंने अपने पैर जमाए हमारे देश पे, यानी कि व्यापार शुरू किया, तो तब तक जो पोर्चुगीज़ थे वो इस्टेब्लिश हो चुके थे, यानी कि वो व्यापार में बहुत आगे बढ़ चुके थे क्योंकि वो सबसे पहले आए थे और उन्होंने अपने व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए सेंटर्स भी बना दिए थे कैलिकट और कोचीन में। कैलिकट अब जो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है और कोचीन अब कोची के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, पोर्चुगीज़ थे, वो आए थे हमारे देश में। गोवा में उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश करी थी। वो आए थे मसालों, सिल्क और गोल्ड के व्यापार करने के लिए। उसके बाद फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स आए। सो पोर्चुगीज़ थे वो शुरुआत में ही आ गए थे, तो जब तक बाकी सब आए वो अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर चुके थे। With the arrival of British on Indian soil began the period of modern history. By the end of 18th century, the British merchant had defeated all other colonial powers and captured Indian market. 18वीं शताब्दी तक जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, ब्रिटिशर्स बाद में आए थे, आप ध्यान दीजिएगा, जो पुर्तगाली लोग थे, जो पोर्चुगीज़ थे, वो सबसे पहले आए, फिर फ्रेंच, डच और ब्रिटिश। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो मर्चेंट थे, यानी कि जो व्यापारी थे, ये आए व्यापार के मकसद से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इंडियन मार्केट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने जो व्यापार है वो इतना फैला लिया कि इनके पक्ष में, इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। They established themselves as dominant power in India. Dominant यानी कि प्रभावशाली, उन्होंने अपने आप को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमारे देश में जो है इस्टेब्लिश कर लिया। They were granted permission to set up trading center in Bombay, now Mumbai, and Madras, now Chennai, by the Mughal Emperor Jahangir. तो उस समय के जो मुग़ल शासक थे जहांगीर, तो उन्होंने उनको परमिशन दी कि आप अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है, कि जहाँ से आप सारा व्यापार हैंडल करते हैं, वो आप बॉम्बे में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, मद्रास में, विच इज़ नाउ नोन एज चेन्नई। ओके, सो मुग़ल एम्परर ने उन्हें कहा कि आप अपने जो सेंटर्स हैं वो मुंबई और चेन्नई में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। As the East India Company gained popularity, the French set up their own trading company in Chandanagar, in Bengal and in Pondicherry.
near Chennai. However, in a clash with British, the French were forced to retreat and were allowed to retain only Pondicherry. ब्रिटिशर्स से पहले फ्रेंच आए थे और उन्होंने अपनी भी ट्रेडिंग कंपनी यानी कि व्यापार की जो कंपनीज़ हैं वो इस्टेब्लिश कर ली थी चंदन नगर में यानी कि बंगाल में और पौंडीचेरी में, जिसको अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, नियर चेन्नई। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो व्यापार था वो फैला रहे थे बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उनके क्लैश होने लग गया फ्रेंच कंपनीज़ के साथ। तो उन्होंने फोर्सफुली उनको सिर्फ पौंडीचेरी तक ही लिमिटेड रहने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो व्यापार का प्रचार प्रसार है वो ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और करे। द मुगल एम्पायर started to lose its influence after the death of Aurangzeb in 1707. मुगल एम्पायर जो था वो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना प्रभाव खोना शुरू कर दिया। 1707 में मुगल्स जो थे दे वर वेरी पावरफुल, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब इन 1707 द इन्फ्लुएंस it get faded away. The British East India Company gradually moved away from trade to political control. See, जो ब्रिटिशर्स थे वो आए बाद में थे। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करी गोवा में। उसके बाद फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच लोग जो थे वो भी एस्टैब्लिश हुए, उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत व्यापार अपना फैला लिया था और वो बहुत डोमिनेंट हो गए थे, यानी कि बहुत प्रभावशाली हो गए थे। आपने देखा होगा अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस जितना फैला हुआ होता है उसके हाथ में उतना ही कंट्रोल आता जाता है। And they were earning money also because they were establishing themselves as a very a dominant in trading scenario. So उन्होंने फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच जो थे, फ्रेंच कंपनी, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उनको लिमिटेड कर दिया। और जब उनके पास ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया ब्रिटिशर्स के पास, तो अब उनकी नज़र पड़ी पॉलिटिकल कंट्रोल में, यानी कि राजनीतिक कंट्रोल। अब वो चाहते थे कि हमारी जो ज़मीन है वो भी उनके कब्ज़े में आ जाए। द मराठा, सिख एंड द रूलर ऑफ मैसूर डायनेस्टीज़ वर आइदर मेड एलीज और टेकन प्रिजनर्स। मराठा, सिख या मैसूर डायनेस्टी के जो भी शासक थे, जो भी राजा थे, उनको या तो बंदी बना लिया गया या फिर उनको अपने अंडर कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने आगे बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई विच विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन। तो उन्होंने क्या किया कि या तो वो उनको कंट्रोल कर लेते थे, ठीक है, बंदी बना लेते थे, कैद कर लेते थे, या फिर उनको कहते थे कि आप हमारे अंडर जो है आप शासन चलाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे होंगे। So they shifted from trading to political control. Here I want to discuss few terms again. Missionaries वो लोग होते हैं, it can be a single person or a group of people जो एक पर्टिकुलर धर्म, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। They let other people know about their religion. So they are called missionary. Trading is व्यापार, okay. The selling and purchasing of goods is known as trading. Capture होता है कंट्रोल करना, okay. So we have discussed all the important terms. So today let's quickly revise what we have discussed today. In this lesson, the advent of British राज की सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो पोर्चुगीज़ थे वो आए थे, और वो आए थे गोवा में। उन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश करी थी उसके, और वो आए थे स्पाइस ट्रेडिंग के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, और फिर उन्होंने सिल्क और गोल्ड में भी, अलग अलग चीज़ों में भी व्यापार करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में पोर्चुगीज़ के बाद फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स आए थे। ये जो ट्रैवलर थे ये एज ए मिशनरी यानी कि अपने धर्म के प्रचार के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन ये यहाँ रुक गए
और पोर्चुगीज़ ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया कोझिकोड और कोची में। उसके बाद जो फ्रेंच थे वो भी इस्टेब्लिश हुए, उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई और वो बंगाल और पुडुचेरी, चेन्नई और बंगाल के आसपास से लिमिटेड हो गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जब वो आए 18वीं सेंचुरी के आसपास, तो उन्होंने इंडियन मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करना होता है पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने अपना जो व्यापार है वो इतना फैला लिया। एंड हेयर आई वांट टू टेल कि वो जो व्यापार करते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर किया जाता था। और बाद में जब पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, सो लेटर ऑन the queen was the whole and soul. She was declared the empress of India, and we'll discuss about it in the next class in detail. So जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, सारा अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्होंने अपने सेंटर्स मुंबई और चेन्नई में बनाने की उनको परमिशन मिल गई। और ये परमिशन उन्हें उस समय के जो मुग़ल शासक थे जहांगीर उनके थ्रू मिली थी। जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो मुग़ल एम्पायर जो था इट वाज वेरी ह्यूज। उसके बाद कोई ऐसा शासक था नहीं जो कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके, कोई पावरफुल लीडर बचा नहीं। तो उस समय जो मुग़ल एम्पायर था वो बिल्कुल बिखर गया और अब ब्रिटिशर्स को लगा कि उनको रोकने के लिए और कोई ताकत है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल लेने के लिए, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टेट्स थी, जितनी भी डायनेस्टीज थी, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनके पास अब कुछ भी, कोई भी ऐसा पावरफुल उनको नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल जो थे वो थे मुग़ल्स। और औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो कि सारे मुग़ल एम्पायर को हैंडल कर सके। सो ड्यू टू मैनी डिस्प्यूट द मुग़ल एम्पायर गेट स्कैटर्ड। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास, सिख, मैसूर डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे उनको क्या किया, उन्होंने या तो उनको बंदी बना लिया या फिर उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि जो बहुत छोटी डायनेस्टीज़ थी वो डर की वजह से, उनकी ब्रिटिशर्स के डर की वजह से या तो उनके आगे सरेंडर कर देते थे या जो लड़ना चाहते थे उनको थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज़ बाय हुक और बाय क्रुक हर तरीके से उन्होंने ज़ोर लगाकर उनको हरा दिया, बिकॉज दे वांट टू टेक द पॉलिटिकल कंट्रोल इन देयर हैंड्स। क्योंकि जो इंडियन मार्केट थी वो पूरी तरीके से उनके हाथ में थी। दे वर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय ट्रेडिंग, और अब वो क्या चाहते थे कि यहाँ का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी उनके हाथ में चले जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी जिससे वो ये जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है वो अपने अंडर कर सके। और जो रूलर्स उनके अंडर सरेंडर कर देते थे वहाँ से वो टैक्स, लगान जिसको कहते हैं, वो लिया करते थे। और यहाँ पर कोई भी डिसीजन जो राजा होता था वो सिर्फ नाम के लिए होता था, ठीक है, कि जहाँ पर राजा होते थे वो सिर्फ नाम के लिए होते थे। वहाँ पर जो रूल चलता था वो ब्रिटिशर्स का चलता था। वो जितने मेन डिसीजंस हैं सिर्फ वही लिए जाते थे। जो किंग होता था, जो वहाँ के रूलर होते थे, इट्स जस्ट फॉर नेम सेक, उनका एक्चुअल में उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। सो वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है इस्टेब्लिश हुए, कैसे पोर्चुगीज़ आए, कैसे ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने अपने अलावा किसी और को टिकने नहीं दिया, और कैसे औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उसके बाद उनको कोई ऐसी ताकत नहीं दिखी जो कि उनको रोक सके यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल लेने से। So read this lesson and we'll discuss the next part of the lesson in next class. Thank you so much.